और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज जानकारी आपको दे दें, जहां गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और इसके साथ ही हिमाचल में भी विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए। गुजरात में जहां पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली, अब दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। एक तरफ जहां पर गुजरात की बम्पर जीत, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के इस मायूसी के बीच क्या कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ये देखना दिलचस्प होगा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जहां पर जिस तरीके से गुजरात की बम्पर जीत की बात करें तो देखिए, गुजरात को ये जीत ऐतिहासिक मिली है जो कि बीजेपी के खाते में गई है। कांग्रेस का जो 30% वोट था, बीजेपी ने अपनी रणनीति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को सीमित कर दिया और ग्रामीण इलाके का, ओबीसी का और इसके साथ ही जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों का जो वोट था वो बढ़ता नजर आया, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिला और यह ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है। हालांकि इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने एक बम्पर जीत यहां पर अपने नाम पर दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह बता दें, हिमाचल प्रदेश में जहां पर बीजेपी की ओर से बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी चुनाव प्रचार को लेकर, और एक बार कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी की ओर से ये सोचा और समझा जा रहा था कि उत्तराखंड में जिस तरीके से रिवाज बदला है, शायद इस बार भी ऐसा रिवाज हिमाचल प्रदेश में बदला जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जोश में थी, लेकिन बीजेपी का ये जोश हवा हवाई हो गया। हिमाचल प्रदेश चुनाव के जब नतीजे निकलकर सामने आते हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा था कांग्रेस ने छुआ। और यहां पर दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी की गुजरात में, तो बम्पर जीत यहां पर बीजेपी को मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और देखना होगा क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, कैसे बयां करते हैं गुजरात की खुशी को और साथ ही हिमाचल प्रदेश की मायूसी को, यह देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए, अक्सर हमने देखा है, अगर बात गुजरात में विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए तो देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर है, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज नेताओं का यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही देखिए बम्पर जीत आज बीजेपी के लिए खुशी का दिन भी है। हालांकि अगर हिमाचल को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं तो गुजरात के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज से पहले बीजेपी को माना कि काफी दशकों से वहां पर जीत मिल रही थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत बीजेपी को बिल्कुल भी वहां पर नहीं मिली। बीजेपी की रणनीति थी, जिस तरीके से आपने देखा, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक परोक्ष किंग मेकर के रूप में बीजेपी की ओर से प्रस्तुत किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और हिमाचल को लेकर मंथन भी जरूर किया जाएगा। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो बम्पर जीत मिली है उसको लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, मंथन किया जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी को करारी। और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए जो तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। मंथन किया जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर, यहां पर मंथन का दौर जो है वो शुरू होगा बीजेपी की ओर से। लेकिन इस बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने गुजरात में दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था एंटी इनकम्बेंसी का, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रचार को लेकर अगर बात करें गुजरात में ज्यादा मेहनत नहीं की और कांग्रेस के नेताओं से जब ये सवाल पूछे जाते थे तो उनकी ओर से कहा जाता था कि डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का उतर जाना, जो कांग्रेस का 30 से लेकर 40% का वोट था वो पूरी तरह से बंट गया और आपने आंकड़ों में देखा जो नतीजे निकलकर सामने आए और यही कारण बना है। आम
आदमी पार्टी का मैदान में उतरना, एक तरफ कांग्रेस की जो हार है वो और ज्यादा करारी हुई है और बीजेपी की जो जीत है वो और ज्यादा बम्पर हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब जो अगली हलचल है वो दिल्ली में हो रही है। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच गए हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार है और उसके बाद होगा यहां पर मंथन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के पास आज जश्न मनाने का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं एक मायूसी जरूर बीजेपी को हाथ लगी है, क्योंकि बीजेपी को पूरा ये भरोसा था कि उत्तराखंड की तरह इस बार भी जो परंपरा को लेकर कुछ चमत्कार यहां से जरूर बीजेपी को नजर आएगा, लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि गुजरात के प्रचार से ज्यादा बीजेपी ने हिमाचल में प्रचार में मेहनत की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती थी गुजरात में जो शहरी वोट है वो बिल्कुल बीजेपी का है। और गुजरात में हमने देखा इस बार जो प्रचार का शोर था वो किस कदर था, लेकिन इस बीच जो गुजरात की जनता थी वो बेहद खामोश दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं जो चुनावी रंग था वो बीजेपी की जितनी बम्पर जीत है उससे काफी ज्यादा कम वहां पर दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ जहां आम आदमी पार्टी उतर जाती है ग्रामीण क्षेत्रों का और साथ ही ओबीसी मुस्लिम बहुल्य समुदाय क्षेत्रों का जो वोट है वो बंटकर निकलकर सामने आता है और कांग्रेस की जो हार थी उसे और करारी बनाने में आम आदमी पार्टी की ओर से भूमिका निभाई गई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही है और यही वजह रही कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी लाइव आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी भी अभी कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ही समय में देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम सब के नेता, विश्व के नेता, इस ऐतिहासिक जीत के मूल आधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है, कुछ ही पलों में हमें उनके दीदार होंगे, वो आपके सामने आएंगे, आप सबसे मिलेंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी आए और ऊपर से जब वो हम सबका, और इसी खबर पर हमारे साथ खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर जी, बीजेपी के लिए गुजरात की खुशी ज्यादा बड़ी या फिर हिमाचल प्रदेश की हार की मायूसी? कि गुजरात में जीत की खुशी ज्यादा है, हिमाचल में हार की मायूसी उतनी नहीं है। लेकिन प्रदेश दोनों हैं, गुजरात भी एक बड़ा प्रदेश है और हिमाचल भी एक खूबसूरत प्रदेश है। सीटों का फर्क था, लेकिन जिस तरह से एक माहौल था कि बीजेपी ने अपना एक राज्य गंवा दिया है और वहां पर कांग्रेस के लिए खुशी है, लेकिन यहां पर जो शानदार प्रदर्शन गुजरात में रहा यह अपने आप में बड़ी बात है। पहले से भी शानदार प्रदर्शन गुजरात में बीजेपी ने किया है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कम हुआ है, अपनी 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस हारी है और आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, बशर्ते वो यहां पर चुनाव लड़कर और सीटें जीतकर 5 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी तो बन चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो ख्वाहिश थी, उनको लग रहा था कि जिस तरह का कमाल पंजाब में किया गया वैसा ही कमाल गुजरात में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को गुजरात की जनता ने नकार दिया। लेकिन हिमाचल की अगर हम चर्चा करें, खबरें अभी तक सुबह से ही हिमाचल पर हम चर्चा कर रहे थे और हिमाचल को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब हिमाचल में सरकार तो कांग्रेस की बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बड़ा मंथन हो रहा है। और हमने जिस तरह से बताया था सबसे पहले खबरें अभी तक पर कि चंडीगढ़ बुलाए गए हैं सभी विधायक, चंडीगढ़ में होगा फैसला, चंडीगढ़ में मंथन होगा। 3 नाम, पृथ्वी सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, सभी की तरफ से एक बात कही जा रही है, एक बात जरूर कही जा रही है कि देखिए कांग्रेस की जीत हुई है, हमारा मकसद कांग्रेस को जिताना था, मुख्यमंत्री कौन होगा हाईकमान फैसला करेगा। लेकिन साथ में सभी की तरफ से अपने अपने बयानों में इशारे भी किए गए हैं, अपनी अहमियत को भी दर्शाया गया है कि वो कितना महत्व रखते हैं, उन्होंने किस तरह मेहनत की। एक तरफ हॉली लॉज की बात की जा रही है, पृथ्वी सिंह अपनी बात कर रही हैं, वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है ऐसे मौके पर, उनकी नीतियों की बात की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 5 साल की लड़ाई थी, कोई 1-2 महीने की लड़ाई नहीं थी, और सुखविंदर सुक्खू भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमने लड़ी है। तो सभी को किसी ना किसी नेता का साथ भी है, कोई किसी की पसंद है, कोई किसी की पसंद है।
अब इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस को यहां पर मंथन करने का मौका मिल रहा है और मंथन करना पड़ेगा। कई नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राजीव शुक्ला, ये सभी नेता बैठेंगे जी। और जिन लोगों को और भेजा गया था सभी विधायक आएंगे। विधायकों से एक एक करके बात होती है कि भाई किसको पसंद करते हैं। पहले तो इसी को देखा जाएगा कि किसकी तरफ किसका झुकाव ज्यादा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्रतिभा सिंह का नाम मजबूत लग रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम मजबूत लग रहा है, सुक्खू भी अपनी अपनी उनका भी नाम मजबूत लग रहा है। लेकिन प्रतिभा सिंह और वीरभद्र परिवार को लेकर लोगों की ज्यादा प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन बहुत सी चीजें हैं कि हर चीज कांग्रेस को सोचनी है। एक चीज ये भी आ रही है कि अगर प्रतिभा सिंह का नाम आगे करती है कांग्रेस तो फिर मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव की नौबत आएगी। एक बात यह कि प्रतिभा सिंह के लिए सीट कौन छोड़ेगा, हो सकता है कि उनके बेटे सीट छोड़ दें। अब शिमला ग्रामीण से अगर प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ती हैं और उनका अगर नाम आता है सामने तो वहां से वो जीत जाएंगे। लेकिन मंडी लोकसभा सीट से क्या कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कांग्रेस जीत पाएगी? क्योंकि 6 महीने अभी चुनाव होगा नहीं, 6 महीने जब करीब होंगे तब चुनाव होगा और तब तक एक सरकार को लोग बहुत हद तक समझना शुरू कर देते हैं। एक सरकार को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। और एक एग्जाम्पल आपको मालूम है कि पंजाब में जिस तरह का चुनाव हुआ था, संगरूर से भगवंत मान ने इस्तीफा दिया था, वो सांसद थे और वहां से फिर उन्होंने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बने थे वो। तो संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई थी चुनाव। संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई थी। तो एक ये चीज है कि ऐसा ना हो, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा कि एक तरफ हम चुनाव में मुख्यमंत्री को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सीट गवा दें। और वो सीट गवाने से कोई फर्क नहीं होगा, कांग्रेस को जीत भी जाएगी और हार भी सकती है। लेकिन एक मैसेज जाता है कि जनता ने इतने ही दिन में सरकार को नकार दिया। क्योंकि उपचुनाव की जब बात होती है तो कांग्रेस भी उपचुनाव का जिक्र कर रही थी अपने चुनाव के प्रचार में कि हमने उपचुनाव भी जीता है, सेमीफाइनल भी जीता है। तो एक बात तो ये है, मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष के रूप में लगातार आक्रामक रहे, वो लगातार बोलते रहे, तो उनका अपना एक प्रभाव है। सुखविंदर सुक्खू बड़े नेता हैं, वो अपना प्रभाव रखते हैं। तो फिर यह देखा जाएगा कि सहमति किन नामों पर ज्यादा बन रही है और जो बड़े नाम हैं वो किस तरफ झुक रहे हैं, वो किस तरफ झुक रहे हैं। अगर मान लीजिए सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का मामला फंसता है तो फिर फैसला करने का अधिकार दे दिया जाता है वीरभद्र परिवार को, प्रतिभा सिंह को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि झुकाव फिर मुकेश अग्निहोत्री की तरफ होगा क्योंकि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। केंद्र में किस नेता की कौन पसंद है, गांधी परिवार से किसके अच्छे ताल्लुकात हैं, यह भी एक अलग बात है। हालांकि प्रियंका गांधी और सुखविंदर सुक्खू वो उनको मानते हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री का भी अपना एक प्रभाव है। राजीव शुक्ला का उसमें क्या ओपिनियन रहेगा, गांधी परिवार पर छोड़ दिया गया है। ये गांधी परिवार पर छोड़ दिया गया है कि आपको तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा हिमाचल प्रदेश का। और गांधी परिवार में भी प्रियंका गांधी की बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि प्रियंका गांधी एक्टिव रही थी चुनाव के दौरान। तो प्रियंका गांधी का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। इस तरह की भी चीजें हैं। अब एक स्थिति यह भी बन रही है दीपशिका हिमाचल प्रदेश में कि यह भी हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हों। इस तरह की भी स्थिति हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हिमाचल में बनाए जाएं। पार्टी नहीं चाहेगी कि शुरुआत से ही कुछ ऐसी कमोबेश स्थिति रहे और पार्टी में आपस में कुछ गतिरोध बना रहे, आपस में नेता एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहे। तो शुरुआत से ही ऐसी स्थिति बना दी जाए कि सबकी इज्जत रह जाए और सबको पद मिल जाए। तो इस तरह की भी स्थितियां हो सकती हैं। राजनीति में बहुत कुछ संभव है। समीकरण बनने की अगर हम बात करें तो ऐसे भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन जाएं, विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सुखविंदर सुक्खू को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इतना तो तय है कि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। प्रतिभा सिंह अगर बनती है मुख्यमंत्री तो फिर बात वही कि एक तो उनको भी चुनाव जीतना है और जो मंडी सीट वो छोड़ेंगी, मंडी सीट अगर वो छोड़ती हैं तो फिर वहां पर किसको खड़ा किया जाएगा और फिर वो जीतनी भी कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाएगी। क्योंकि इससे ना उनके ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा कि अगर जरा सी भी कमोबेशी रह गई, प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनते और मंडी सीट हार जाते हैं तो फिर शुरुआत में ही एक ठप्पा एक मुख्यमंत्री के रूप में लग जाएगा कि देखिए पहला उपचुनाव अपना हार गए और ये सारी चीजें हैं। तो बड़ा ही मंथन कांग्रेस के नेताओं को करना होगा। हालांकि एक स्थिति कांग्रेस के लिए बेहतर रही कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता, कांग्रेस सत्ता के करीब होती या एक आध विधायक की जरूरत होती तो फिर और ज्यादा मुश्किल होती। पहले तो ये होता कि भाई पहले सरकार कैसे बनाए, फिर अपने विधायकों को कैसे रोका जाए। हालांकि बार बार एक डर ये आ रहा था सामने कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही थी, खरीद फरोख्त की बात आ रही थी, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम पहले ही कह चुके हैं कि देखिए मैं इस बात को खुद नकारता हूं,
मैं इस पर विराम लगाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात और उन्होंने कही, हम डिस्कशन कर रहे थे दीपशिखा कि बाकी कांग्रेस को अपने विधायक संभालने हैं, कांग्रेस अपने विधायकों को संभाले, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब चंडीगढ़ बुलाया गया सभी विधायकों को इस चीज से कि कम से कम वहां उनका जहन न भटके, वहां उनके आसपास कोई न रहे, यहां पर फैसला हो जाए। और आज तो शायद देर रात तक मीटिंग मंथन होगा, कल सुबह तक हमें पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, आज रात तक बहुत कुछ हिमाचल की राजनीति को लेकर चंडीगढ़ में होने वाला है। बिल्कुल, आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नासिर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें, दर्शकों को बड़ी खबर यहां पर बता दें। मोहाली में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी, ये बड़ी खबर आपके सामने। चंडीगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और देर रात जीते हुए विधायक पहुंचेंगे चंडीगढ़, ये उनकी ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। गुजरात में जो स्थिति है सब जान रहे हैं। हिमाचल में परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत। प्रियंका जी लगातार प्रचार करती रहीं और प्रियंका जी ने जो 10 गारंटी दी उस पे हिमाचल की जनता ने मुहर लगाई। सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के नेतृत्व को, सोनिया जी, राहुल जी, सबको मैं बधाई देता हूं। साथ ही हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की बात पर विश्वास करके परिवर्तन किया। देखिए, दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन फाइनल तो विधायक दल की बैठक और विधायकों की रायशुमारी और हाईकमान के निर्देश पर। हाईकमान का क्या मैसेज है सर? हाईकमान का क्या मैसेज है? हाईकमान का क्या मैसेज लेके आए हैं? नहीं, अभी हाईकमान से मेरी बात नहीं हुई है। बघेल सर, आपने मीटिंग बुलाई गई है, वो क्या आज ही मीटिंग होगी या कल ये मीटिंग होगी? आपसे जानकारी अभी तो सब लोग आएंगे ही। आज आएंगे सर? अब देखो, अभी तो मैं आपके सामने अभी उतरा हूँ। इस बीच में क्या क्या हुआ है, कौन आया है, कौन नहीं आया, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो फिर मैं बता। तो आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। और इसी के साथ ही हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर जी, एक बार फिर से आपके पास में आ जाऊंगी। विस्तार से आपने बताया कांग्रेस की जो स्थिति फिलहाल हिमाचल प्रदेश में है और कैसे कांग्रेस जीतती है और आगे क्या कुछ रहने वाला है। बीजेपी की भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उत्तराखंड में हमने देखा बीजेपी ने रिवाज बदल दिया था, लेकिन कहां कहां बीजेपी चूकी, क्यों यहां पर रिवाज नहीं बदल पाई हिमाचल प्रदेश में बीजेपी? देखिए, 2-3 चीजें हैं बीजेपी का उत्तराखंड को लेकर और हिमाचल को लेकर प्रदर्शन की अगर बात की जाए। दीपशिखा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव साथ में हो रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने थे, काफी एग्रेसिव रूप में वो काम कर रहे थे। और इसके अलावा एक प्रभाव रहता है साथ में, जो उत्तर प्रदेश का राज है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनका एक प्रभाव बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए। मुद्दे बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास वहां पर थे नहीं। महंगाई, बेरोजगारी हमेशा चुनाव में होता है, तो ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो हमेशा होता है, तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 2-3 मुद्दे और जो घोषणाएं हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने उससे सीख हासिल की, तो घोषणाओं को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करते नजर आए। दूसरी बात यह है कि चेहरों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास कई बड़े चेहरे थे, उत्तराखंड में भी थे, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई तो आखिर तक कांग्रेस के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा वहां पर शुरुआत में मेहनत करते नजर नहीं आए। चुनाव के दौरान की अगर बात की जाए कि आप 5-6 महीने पहले एक्टिव होते हैं तो वो बहुत ज्यादा जनता पर प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन हिमाचल के अंदर कांग्रेस के नेता शुरू से ही लगातार बने रहे, सरकार को घेरते रहे। लेकिन ओपीएस की अगर बात की जाए, ये एक मुद्दा बड़ा हिमाचल के लोगों को आकर्षित करने लगा और हिमाचल में कांग्रेस के नेताओं के पास ये मुद्दा था और इस मुद्दे का भी फर्क इस चुनाव पर पड़ा है। हालांकि बीच में ऐसा भी लग रहा था कि सिर्फ ओपीएस की बात करके क्या कांग्रेस सत्ता तक पहुंच सकती है, लेकिन इससे समझ में आया कि हां, इस मुद्दे का असर हुआ है। फिर घोषणाएं की गई, महिलाओं को पैसे देने की, 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने, बिजली फ्री दी जाएगी। पहले कांग्रेस ने इन चीजों से अपने आप को बचाया था, तो ये सारी चीजें भी हैं। दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के कई मुख्यमंत्री लगातार चुनाव के मैदान में रहे, रोड शो किए, और ये एक इतिहास था, हम बात कर रहे थे पहले भी कि 68 रैलियां एक दिन में, 68 विधानसभाओं में रैलियां, ये एक बड़ी बात थी। सब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो वो चीजें भी हुई। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी का वहां पर गुजरात का भी एक चुनाव था, तो गुजरात
में भी एक फोकस बीजेपी का साथ साथ रहा, और ऐसा लगता है कि गुजरात पर ज्यादा बीजेपी के लोगों ने प्रभाव डाल दिया, क्योंकि वहां से सीधे सीधे तौर पर वहां प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनका प्रभाव, अमित शाह का प्रभाव, वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ था। तो ये मुद्दे थे। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है दीपशिका की बगावत काफी बीजेपी में देखने को मिली। कई लोगों की सीटें बदली गई और वो चुनाव हारे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने बेहतर काम किया है। इस पर हो सकता है कि बीजेपी मंथन करेगी कि क्या वजह रही, हमने जो सीटें बदली वो किस प्रभाव में बदली, किस तरह की चीजें रही। तो एक ये भी फैक्टर रहा है। दूसरी तरफ जो रिवाज था हिमाचल प्रदेश का बदलने का, उसको जनता ने बरकरार रखा है। इसमें एक चीज ये भी दर्शाई जा रही है, इसमें एक चीज ये भी असर पड़ता है कि जनता ने ये कह दिया कि आप नारे लगाओ, आप कुछ भी बातें करो, लेकिन हमारा रिवाज है, हम उसको वैसा ही रहने देंगे, उसको बदलेंगे नहीं। 5 साल के लिए मेहनत करो, प्रदेश का विकास कराओ, फिर दूसरों को मौका देंगे। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि निजी तौर पर कोई विधायक अपनी सीट पक्की कर ले, अगर वो अपने विधानसभा में अच्छा काम करता है तो आगे भी उसको बना देंगे, नहीं तो उसको हराएंगे। और आपने एक चीज और देखी कि कितने मंत्री हारे हैं, कई मंत्री चुनाव हारे हैं, ज्यादातर मंत्री चुनाव हारे हैं हिमाचल प्रदेश के। ये एक बड़ी बात है। तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं होगी कि हम हारेंगे, क्योंकि मुकाबला कड़ा था। गुजरात में एक तरफा मुकाबला था, हिमाचल में कड़ा था, लेकिन इतना भी बीजेपी को नहीं लगा कि हम 25 सीट पर सिमट कर रह जाएंगे। और एक फैक्टर जो आ रहा था कि हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार कुछ फैसला करेंगे, तो उनके हाथ में भी सत्ता की चाबी नहीं रही। तो कांग्रेस ने यहां पर एक तो मुद्दों को काफी उठाया। ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस ने शुरुआत में ही गारंटी दे दी कि हम पहली कलम से इस मुद्दे को लेकर आएंगे और उस पर साइन करेंगे और इसको लागू करेंगे ओपीएस को। ये लोगों में इफेक्ट किया। फिर एक मिसाल भी कांग्रेस के पास थी, लोगों ने कहा कि भाई कहां से करोगे, पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे छत्तीसगढ़ में किया इस तरह से भूमिका बनाई, जैसे गुजरात हमने राजस्थान में किया है, राजस्थान में कांग्रेस ने दी है ओपीएस। तो इस तरह से लोगों को एक विश्वास भी दिलाया गया। दूसरी बात, बहुत से मुद्दे थे। पुलिस, युवाओं की नाराजगी एक बड़ी यहां पर बात कह सकते हैं। नौकरियों को लेकर युवाओं के अंदर काफी उम्मीदें रहती हैं, तो युवाओं की नाराजगी भी बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हुई है हिमाचल प्रदेश में। बागवानों का मुद्दा था, यह भी एक मुद्दा था और यह भी लोगों को कहीं ना कहीं असर करा है। बेरोजगारी का मुद्दा था, पुलिस पेपर भर्ती लेके ऐसे मुद्दे थे कि ये पूरे प्रदेश में असर करते रहे। तो लोगों में, और फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत से लोगों के अंदर बातचीत की कि हम देंगे। अच्छा, एक चीज ये भी रही कि कुछ जगहों पर आसपास के क्षेत्रों पर इसका भी असर पड़ता है कि हमारे पास में कौन सा बड़ा नेता है, हमारे आसपास कौन सा बड़ा नेता है। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह से भी प्रचार किया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र का होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में गई है। तो इस तरह की चीजें रही हैं। आक्रामक स्थिति में कांग्रेस ने यहां पर शुरुआत में नेता विपक्ष के तौर पर हम देखें तो मुकेश अग्निहोत्री डायरेक्ट सरकार पर वार करते रहे, सरकार को घेरते रहे। उत्तराखंड के नेता विपक्ष के रूप में ऐसी चीजें नजर नहीं आई थी। तो ये चीजें यहां पर बहुत मायने रखती हैं और बीजेपी के लिए गुजरात की जीत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिमाचल में हार हुई है तो उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता। और मुख्यमंत्री ने खुद सहर्ष इसको स्वीकार किया है कि हम हार को स्वीकार करते, उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो यहां पर अब बीजेपी हिमाचल को लेकर किस तरह का मंथन करेगी और गुजरात को लेकर क्या कुछ और बेहतर गुजरात में होने वाला है। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे तो ये भी एक नजर रहेगी कि वो गुजरात की खुशी का इजहार किस तरह से करते हैं और हिमाचल में जो हार के रूप में मायूसी मिली है उस पर क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल नासिर जी, और इसी के साथ क्योंकि हम आकलन कर रहे हैं जिस तरीके से नतीजे आए हैं हिमाचल प्रदेश चुनावों की, अगर हम बात करें जो मुद्दे हावी रहे, जिस तरीके से आपने भी बताया, क्या ये हमारा मानना सही होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर था? क्योंकि हमने देखा जब कांग्रेस की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश की जनता ने, चाहे परंपरा की हम बात करें कि परंपरा थी ये हिमाचल प्रदेश की कि सरकार बदलती है, लेकिन कांग्रेस को नकार दिया था, बीजेपी को मौका दिया। और उसके बाद अब जब ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करने की बात हुई है तो अब जनता ने बीजेपी को नकार कर कांग्रेस को मौका दिया है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनता की नब्ज को पकड़ लिया। बीजेपी ये कहती रही कि व्यवहारिक नहीं है, इसको लाना व्यवहारिक नहीं है, पैसा बहुत खर्च होगा, हम कुछ और बेहतर करेंगे। लेकिन बहुत सारे कर्मचारी हैं, वोटर्स की करीब 15 लाख लोग ऐसे हैं जो इस चीज से प्रभावित हैं। उनके परिवार के लोग, 5 लाख कर्मचारी, उनको पेंशन मिलती है, उसमें और भी बहुत सी चीजें, तो उनके परिवार के लोग हैं। तो एक बड़ा फैक्टर था वोटर्स के दिमाग में। और हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इसको लेकर दूसरा भी एक चीज हो सकती है कि बहुत से लोग जो पेंशन नहीं पाते हैं, जिनके परिवारों में नौकरियां नहीं है, तो उनको लगा कि भाई ओपीएस की बात हो रही है, कर्मचारियों के बारे में ज्यादा बात की जा रही है। लेकिन ये यहां पर काम कर गई चीज। महंगाई का इशू बड़ा इशू है। देखिए, महंगाई का इशू बड़ा इशू है, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 1500 रुपए की
1500 रुपए का ऐलान किया। अब मान लीजिए एक परिवार में 3 महिलाएं हैं या 4 महिलाएं और उनको 1500 रुपए आते हैं, उनके जिस तरह का क्राइटेरिया बनाया गया, तो ये एक बड़ी चीज है किसी परिवार के लिए कि हर महीने 4000 5000 रुपए आ जाएं। इसके अलावा मुफ्त बिजली देने की बात एक बड़ा लोगों पर असर चीज करती है कि भाई बिजली का बिल हर महीने किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 2000 आ जाता है, तो उससे उनको छुटकारा मिल जाए। और देखिए जनता के बीच में एक बात ये चलती है कि भाई फ्री क्यों दी जाए सेवाएं, तो जनता इस चीज को कुछ ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई फ्री क्यों दी जाए, टैक्स का पैसा सबका, लेकिन एक वर्ग ये भी है कि भाई हम ही तो पैसा दे रहे हैं, हम जनता हैं, हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, हमसे अलग अलग माध्यमों से टैक्स लिया जाता है, तो ये भी एक चीज है यहाँ पर। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। गुजरात में बीजेपी पहले से मजबूत थी, गुजरात प्रधानमंत्री का घर है, गुजरात गृह मंत्री का घर है, गुजरात पर बीजेपी का जोर ज्यादा था। गुजरात में कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ शक नहीं है कि वहां पर धर्म एक बड़ा फैक्टर है वोट डालने को लेकर लोगों के जहन में। हिमाचल प्रदेश में ये चीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश में धर्म को लेकर तो राजनीति नहीं होती, जात पात की थोड़ी राजनीति होती है, लेकिन वो भी दोनों पार्टियों में, सभी पार्टियों, हर जाति के लोग हैं, हर जाति के नेता हैं, हर कास्ट के नेता हैं, तो वो अपने अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो एक चीज यहाँ पर ये भी आई है, एक चीज ये भी आई है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बार बार बीजेपी की तरफ से एक बात कही गई कि रिवाज बदलेंगे, तो लोगों को ये भी लगा कि ये कई बार ना जनता ये सोचती है कि हमारी जो परंपरा चली आ रही है, एक अच्छी परंपरा, उसको हमें नहीं छोड़ना है। तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के फेवर में गई हो। और कई बार हम ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के लोगों का कमाल तो है, उन्होंने मेहनत की, लेकिन उससे बड़ा कमाल जनता का है कि जनता अपने रिवाज को बरकरार रखने पाई। बिल्कुल नासिर जी, और इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि गुजरात की अगर बात करें, हिमाचल की अगर बात करें, तो जनता के मूड अलग, और इसी के साथ ही जनता की विचारधारा की भी अगर हम बात करें और मैनिफेस्टो को लेकर जिक्र करें, तो हमने देखा जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो सामने आया और ठीक वैसा ही जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, कहीं ना कहीं बीजेपी की मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र था वो गुजरात जैसे जो हाईटेक राज्य है वहां पर तो पसंद किए जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता ने अपना ही मूड बता दिया था कि मूलभूत जरूरतें, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देना, स्वास्थ्य के प्रति, ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रति या रोजगार के प्रति, अभी भी इसी में ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल, देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जनता को लगता है कि 5 साल तक सरकार काम करेगी, हम हमेशा सड़क की मांग करते रहेंगे, हम हमेशा पानी की मांग करते रहेंगे, हम हमेशा विकास की बात करते रहेंगे, नौकरियों की बात होती रहेगी, लेकिन कोई सरकार फिलहाल क्या दे रही है, इंस्टेंटली क्या दे रही है, इसको ले लिया जाए। तो लोगों को लगा कि भाई बिजली मुफ्त मिलेगी, पहले ये तो आए, महीने में 2 4 5 हज़ार रुपये का फायदा हो, 1000 रुपये का फायदा हो, महिलाओं को 4 5 हज़ार रुपये, अगर महिला 2 महिलाएं तो 3000 रुपये आ रहे हैं, वो तो आए। इसके अलावा ओपीएस की गारंटी मिल रही है, वो तो आए। तो ये चीजें तो आए। बाकी 5 साल के लिए हर सरकार कुछ ना कुछ करती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा, हर सरकार काम करती है, अपने प्रदेश के विकास का काम करती है। जयराम सरकार ने हिमाचल के लिए बहुत से काम किए, बहुत सी चीज़ों में उनकी आलोचना हुई, बहुत सी चीज़ों में वो विपक्ष के गुस्से का शिकार हुए, नाराज़गी का शिकार हुए, लोगों ने बहुत सी जगहों पर तारीफ की, बहुत सी जगहों पर आलोचना की, ये हमेशा होता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बनाई, कांग्रेस के नेताओं में एक गुटबाजी थी, हिमाचल में वो हर जगह होती है, कांग्रेस में हर जगह ये चीज़ होती है, लेकिन वो कांग्रेस ने महसूस नहीं होने दी हिमाचल में। कांग्रेस के नेताओं ने एक ध्येय बना लिया कि हमें एक पैटर्न पर चलना है, हमें सरकार बनानी है, सिर्फ सरकार बनानी, उसके बाद फैसला होगा। हिमाचल में अंदरूनी गुटबाजी की अगर बात की जाए तो ना बीजेपी में थी दीपशिखा, अब ये बातें आएंगी निकल, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी में कई नेता थे, सुरेश भारद्वाज पहले से वो नाखुश थे कि भाई मेरी सीट आपने बदलकर मुझे कुसुम्पटी पहुंचा दिया, शिमला से मैं जीत दर्ज करता, मैंने यहाँ पर काम किए हैं। राकेश पठानिया नाराज थे। इसके अलावा देखिए बहुत प्रेम कुमार धूमल, उनको टिकट नहीं मिला, अनुराग ठाकुर भावुक हो गए, वो उदास हो गए, आंखों से आंसू झलक आए, उन्होंने कहा कि आपकी सेवा की है, पार्टी का फैसला है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनफाइटिंग रहती है, तो ये भी एक नुकसान किसी पार्टी को होता है। जो इनफाइटिंग कांग्रेस में पहले थी वो उन्होंने चुनाव के दौरान उसको खत्म किया या बहुत हद तक कंट्रोल में किया। बीजेपी में नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो अंदरूनी क्लेश, अंदरूनी कलह नजर आता रहा। तो यही वजह है कि कई मंत्री भी हारे हैं। जनता एंटी इनकम्बेंसी, मुझे जो लगता है ऐसी नहीं थी हिमाचल प्रदेश में कि जनता बिल्कुल खिलाफ है बीजेपी के, लेकिन जनता खुलकर नहीं बोल रही थी कि बहुत खिलाफ है, एक लहर थी कांग्रेस की, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज इस नतीजे से ऐसा लगता है कि जनता ने खामोशी अख्तियार की और अपना वोट दिया, और जिस तरह के आंकड़े आने की उम्मीद थी, बीजेपी को यह तो एहसास नहीं होगा, ये भी
ये भी हो सकता है कि ये लगे कि भाई 30-32 तक आ जाएंगे, 30 तक आ जाएंगे, लेकिन 25 तक अभी सिमट गई है। कांग्रेस को यह था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं हम अटक सकते हैं, 34, 35, 33, 34 के आसपास अटक गए तो फिर किस तरह से सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता ने कांग्रेस की एक चिंता तो दूर कर दी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब एक चिंता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। लेकिन जो मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो 3-4 वादे थे वो जनता पर प्रभाव डाल पाए और उसका भी नतीजा है। फिर उससे बड़ी एक बात ये, फिर बार बार वही बात कि जनता ने अपने रिवाज को भी बरकरार रखा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में ये भी एक फिक्र होगी कि नहीं, हमें यही मौका, हमें इसी तरह का पैटर्न अपनाना है कि 5 साल राज करो आप करो, 5 साल राज आप करो और हमारा विकास करो। बिल्कुल नासिर जी, और जब लगातार प्रचार किया जा रहा था, चाहे बात बीजेपी के नेताओं की करें या कांग्रेस के दिग्गजों की करें, उनकी ओर से बार बार एक बात यहां पर ये कही जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश की जनता कभी तीसरे विकल्प को पसंद नहीं करती। एक बार फिर से इन चुनावों में इस परंपरा को भी लगता है हिमाचल की जनता ने बरकरार रखा और आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया। 0-0 आम आदमी पार्टी। और अच्छा, आम आदमी पार्टी चुनाव से हट भी गई थी लास्ट में। ऐसा लग रहा था, दीपशिखा आप तो हिमाचल से हैं और आपको महसूस हुआ हो कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आक्रामक रुख में हिमाचल में प्रवेश करती है, वो भगवंत मान लगातार रोड शो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चुनाव से हटते चले गए और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्येंद्र जैन घिर गए, वो जेल में हैं और भी कई आरोप लगते रहे। और फिर जो बार बार हो रहा था कि आम आदमी पार्टी का इंजन हिमाचल की पहाड़ियों को, हिमाचल की ऊंचाई को तय नहीं कर पाया, पहले ही फेल हो गया। लेकिन एक भी कुछ जगहों पर टक्कर में भी नजर नहीं आई। तो एक वजह यह भी है, फिर चेहरा कोई नहीं था, चेहरे जिनको बनाए गए, कुछ प्रदेश अध्यक्ष तक पार्टियों छोड़कर चले गए दूसरी पार्टियों में, तो ये सारी चीजें थी। तो आम आदमी पार्टी ने अपना गुजरात पर फोकस कर लिया। धीरे धीरे उनको लगा कि हिमाचल तो जा रहा है तो गुजरात की तरफ चले, गुजरात में पूरा जोर लगाया। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के हिस्से में कुछ नहीं आया, 5 सीटें आई। यहाँ राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है और इससे अरविंद केजरीवाल खुश भी है कि हमने किला तो भेदा, हम पहुंचे तो सही। लेकिन हिमाचल से ये तय हो चुका है कि हिमाचल में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की हमेशा रहेगी। अब शायद आने वाले वक्त में कोई किसी पार्टी को किस तरह से लोग लेते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जनता ने जो एक पैटर्न चल रहा था, जो सिस्टम चल रहा था कि भाई 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और जो आपने कहा कि तीसरी शक्ति को कबूल नहीं करते, तो जनता ने वो साबित कर दिया है। अच्छा, प्रचार के समय नासिर जी हमने ये भी बहुत खूब सुनने को हमें मिला था कि बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते नजर आते थे कि चुनाव प्रचार में अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो नेता है ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यही मानती थी कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि रिवाज बदलेगा। और जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि रिवाज बदलेगा और कांग्रेस को लगता है कि राज आ जाएगा दोबारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की परंपरा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या हम इससे दर्शकों को समझा सकते हैं कि क्या वहां पर वाकई मुद्दों का ज्यादा जोर रहता है या फिर ये जो रिवाज है हिमाचल प्रदेश की जनता का, जो परंपरा लगातार अलग अलग पार्टियों की 5 साल बाद बदलते हैं, इसका ज्यादा जोर रहता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुद्दों का जोर होता है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिमाचल की जो जनता है वो उस रिवाज को निभाती आई है। कई बार ऐसे मौके हुए कि किसी पार्टी को लेकर लगता है कि बहुत मजबूत है, लेकिन हिमाचल की जनता ने उसको नकार दिया। लेकिन एक बात सच है दीपशिखा, की बीजेपी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहती है दूसरी पार्टियों के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो कोई छोटा चुनाव हो चाहे कोई बड़ा चुनाव हो। और बीजेपी के नेता लगातार चुनाव के मूड में रहते हैं, वो उस माहौल में रहते हैं और वो उसके लिए तैयार रहते हैं। कुछ पार्टियों की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि वो साल पहले, 2 साल पहले उस हिसाब किताब में आते हैं और 6 महीने पहले ही आते हैं, ऐसा भी होता है। तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, जिस तरह से आपने कहा कि मुद्दों का जोर था और वो मुद्दे 3-4 बड़े मुद्दे थे, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। ओपीएस का, नौकरियों का, बेरोजगारी का, महंगाई का। देखिए, महंगाई की अगर बात की जाए तो वो लोगों को सीधे सीधे अटैक कर रही थी। पहले महंगाई ऐसा नहीं लगता था कि हमें पता नहीं है, लेकिन अब लोगों को लगता है कि जो चीज़ मैं 1 महीने पहले 100 रुपये की खरीद रहा हूँ वो एकदम से 110 की हो गई है, वो हमारी जेब से सीधा जा रहा था। तो ये भी एक चीज़ लगता है वोटर के जहन में आती है। एक और बात, जिस तरह से हम बात कर रहे थे चुनाव के इस माहौल को लेकर कि कांग्रेस के नेताओं का प्रचार वो वैसा नजर नहीं आया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की बहुत ज़्यादा रैलियां नहीं हुई। कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर बात की तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशियों को लोगों ने पसंद किया। कई जगहों पर ऐसा था कि लोग ये तो कह रहे थे कि देखिए जयराम ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं, जयराम ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं, पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनसे नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी जो उतारा है ना हमारे यहाँ पर, ये हमें पसंद नहीं है। तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को कुछ जगहों पर।
बिल्कुल नासिर जी, और इसी के साथ आपसे मैं एक ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आने वाले समय में 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक पंडित अक्सर जो इससे पहले जो 1-2 साल के जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए होते हैं उनको जरूर, उनके नतीजों को जरूर ध्यान में रखते हैं। और ऐसे में लगता है कि जो जनता का जनादेश है वो बिल्कुल तराजू पर तोल कर दिया गया है। चाहे बात गुजरात विधानसभा चुनाव की करें जहां पर कांग्रेस की पूरी तरह से हार हुई है, बीजेपी ने बंपर जीत यहां पर दर्ज की है, और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में जहां पर बीजेपी हारी है लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बहुमत का जादुई आंकड़ा और उससे भी ऊपर आकर कांग्रेस निकल गई है। दीपशिखा, 2024 की अगर बात करें तो देखिए अभी इस रिजल्ट को हम 2024 पर पूरा प्रभाव डाल पाएंगे, 2024 में कोई बड़ा बदलाव होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अब आने वाले जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के, गुजरात के, वहां पर भी अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं फिर 2024 को लेकर यह कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। ये अभी हिमाचल का, क्योंकि बीजेपी ने, इसमें कोई शक नहीं कि एक अपना राज्य गंवाया है, लेकिन वो एक पैटर्न था, कांग्रेस की मेहनत थी, कांग्रेस को लोगों ने प्यार दिया, बीजेपी को उतना प्यार नहीं मिला। तो हम इसको तो पूरा तरह से नहीं कह सकते कि इसी का फर्क सीधा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का पड़ने वाला है 2024 पर। लेकिन हाँ, इसके बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें भी अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सीट अपनी सरकार बचा लेती है और मध्य प्रदेश में आ जाती है तो फिर कहा जा सकता है कि अब बहुत टफ लड़ाई 2024 में होगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी साथ साथ में कांग्रेस की ओर से चल रही थी, इस बार कांग्रेस ने जिस रणनीति पे काम किया है उसके यहाँ पर नासिर जी तारीफ जरूर होनी चाहिए। देखिए जो चुनावी क्षेत्र थे, जो चुनावी राज्य थे, गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो क्या जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे उन्हें ये चिंता थी कि भारत जोड़ो यात्रा को इन राज्यों से अभी फिलहाल नहीं हम गुजरने देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम राहुल ना हो जाए? ये बिल्कुल ऐसा है। और एक चीज़ ये थी कि कांग्रेस का ये भी कहना था कि ये हमारी यात्रा राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है, ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, हम देश में नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने खुद ये फैसला किया कि मुझे चुनाव में नहीं जाना। कांग्रेस के नेता चाहते रहे, हिमाचल कांग्रेस के नेता चाहते रहे कि 1-2 रैलियां, बड़ी रैलियां कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो एक अच्छी रणनीति यहां पर कांग्रेस की कही जा सकती है। और जैसा आपने कहा, ये हो सकता था कि अगर राहुल गांधी चुनाव के मैदान में आते तो फिर वही एक छवि बनती, पीएम मोदी वर्सेज राहुल गांधी, बीजेपी वर्सेज राहुल गांधी। तो उस चीज से भी अपने आप को अलग किया। प्रियंका गांधी यहां पर डटी रही, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को ज्यादा पेश नहीं किया, उन्होंने मुद्दों की बात की, वो हिमाचल के मुद्दों पर ज्यादा बोलती रही। एक चीज और भी है दीपशिखा, कि कांग्रेस के नेता हिमाचल के मुद्दों पर ज्यादा बोलते रहे और बीजेपी के नेता हिमाचल के मुद्दों पर तो बात कर रहे थे, साथ में वो जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उन पर भी ज्यादा बात करते रहे। जो केंद्र के नेता पहुंच रहे थे तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे थे। और प्रियंका गांधी की बात की जाए, वो हिमाचल के मुद्दों को ही उन्होंने पकड़ लिया था। तो ये भी कांग्रेस के फेवर में एक चीज गई है। बिल्कुल नासिर जी, तो कुल मिलाकर ये जो तमाम आकलन है और अभी भी आकलन हम करते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ देखिए लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और देहरादून की अगर बात करें तो गुजरात के नतीजों पर सीएम धामी का बयान भी सामने आ गया है। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम आए हैं, ये सीएम की ओर से कहा गया है। सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये फेलियर है, ये सीएम की ओर से कहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो विजन पूरे देश की जनता भली भांति देख रही है। और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं, जैसे परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। और उसका अभी जो G20 का जो हमको अध्यक्षता मिली है, हमको नेतृत्व मिला है हमारे देश को, निश्चित रूप से पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सार्वभौमिक नेतृत्व है उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, उनकी स्वीकारता पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। निश्चित रूप से भारत अब
नए भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी 21वीं सदी में लगातार गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है और पिछली बार से अधिक बहुमत से इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और वहां के परिणाम अपेक्षा के अनुकूल ही हैं। मैं पिछले महीने गुजरात गया था, वहां पर मुझे मीडिया ने पूछा और खासकर दूरदर्शन ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि 120 और 130 के बीच में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, तो इसलिए वहां तो अपेक्षा थी। 15 साल से दिल्ली में नगर निगम में हम लोग थे। हिमाचल का ट्रेंड ही यही रहा है कि ठीक है कि देवभूमि उत्तराखंड एक नजीर हिमाचल बने, इसलिए हमने इस दिशा में प्रयास भी किए थे। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक जो हमारी पहल थी, वो निर्णय उस रूप में नहीं आ पाया। भविष्य में जो सुधार की आवश्यकता रहेगी उससे सुधार करेंगे और संगठन में कहाँ कमियां रहे उसकी चर्चा चिंतन आज से ही प्रारंभ हो गया पार्टी के अंदर। और चलिए अब इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इसके बाद दिल्ली मुख्यालय में यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव नतीजे आए हैं बीजेपी के लिए, उस पर भी मंथन आज किया जाएगा। तो चलिए तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। गुजरात में एक तरफ जहां पर बीजेपी की बम्पर जीत और उसी बीच देखिए जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक तरफ बम्पर जीत मिली है गुजरात में बीजेपी को, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ मायूसी लगी है। तो इसी को लेकर जहां एक तरफ मंथन होगा तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में जो बम्पर जीत है उसी को लेकर चर्चा भी की जाएगी और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी मुखातिब भी होंगे। क्या कुछ कहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस समय सीधी तस्वीरें आपके सामने है पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, जो पहले यहां पर बीजेपी के बाकी नेता हैं, अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री की अमित शाह और इसी के साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव में जो बम्पर जीत मिली है और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी के हाथ हार लगी है उसी को लेकर चर्चा विचार विमर्श यहां पर किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, जानकारी आपको दे दें, गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आ गए हैं और इसी बीच ये भी आपको जानकारी दे दें, एक तरफ बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, ऐतिहासिक जीत गुजरात में मिली है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, छप्पर फाड़ जीत यहां पर बीजेपी को मिली है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर बीजेपी को यह विश्वास था कि शायद रिवाज बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया और साथ ही वहां पर कांग्रेस की सरकार अब बनने जा रही है। तस्वीरें सीधी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इससे पहले जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और देखिए यहां इस समय पीएम नरेंद्र मोदी आम जनता की ओर विक्ट्री का इशारा करते हुए, या देख सकते हैं विक्ट्री साइन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गुजरात की जो जीत है उसे हिमाचल प्रदेश की मायूसी से बड़ा माना जाए, इसके संकेत यहां पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर विक्ट्री साइन कर रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी देखिए विक्ट्री साइन कर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली मुख्यालय में यहां पर, और आम जनता उनका इंतजार फिलहाल यहां पर कर रही है। कुछ समय बाद सामने भी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और देखना ये होगा क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है। फिलहाल बैठक होगी यहां पर और मंथन किया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बैठक इस समय होगी। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता की तरफ विक्ट्री साइन किया, यानी कि ये कहना फिलहाल गलत नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता, भारत का नाम विश्व के अंदर रोशन करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मंचस्थ सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं मंचस्थ नेताओं से, आप सभी बैठ जाइए। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि मंच से सभी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत का नाम रोशन किया, देश के रक्षक, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले, हम सबके मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विजय के अंदर मूल आधार, इस विजय का जो है, ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी मंचस्थ नेता स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए